नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस रण में दिग्गज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जंग तेज हो चली है। सत्ताधारी दल भाजपा अपने दिग्गजों को दौरे से क्लीन स्वीप पर काम कर रही है। वहीं मोदी की गारंटी और डबल इंजन के फार्मूले पर मिशन 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति बना रही है। दूसरी तरफ दिग्गजों के दौरों और लगातार बैठकों के जरिए बीजेपी अपनी धार को मजबूत बना रही है। इसी दिशा में 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एमपी दौरे पर आ रहे हैं। वो अलग अलग स्तरों की बैठकों के जरिए लोकसभा चुनाव की जमावट तैयार करेंगे। 29 मार्च को पीएम मोदी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देकर डबल इंजन के फार्मूले पर एक बार फिर मोहर लगाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरेंगे और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करेंगे। आज आईएनडी एनालिसिस में विश्लेषण इसी विषय पर कि रण में इन दिग्गजों के उतरने से क्या होंगे लोकसभा चुनाव के समीकरण। जिस तरह से अब मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की जंग है धीरे धीरे तेज होती ही बढ़ रही है। और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है। 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, अगर हम 2019 के उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो 29 में से सिर्फ एक लोकसभा की सीट उसके पास थी, छिंदवाड़ा। और अब जब राहुल गांधी 2 तारीख को 2 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेंगे, क्या और कितना फायदा इससे कांग्रेस को मिलेगा ये भी अहम होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो चीजें हैं, अब इस रण में, इस जंग में दिग्गजों की एंट्री हो चुकी है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश का जो समर है, मध्य प्रदेश का जो लोकसभा चुनाव है, मुझे लगता है कि अब उसकी गति दिखेगी, तेजी दिखेगी, क्योंकि किसी भी समय, जैसे ही मार्च लगेगा, किसी भी समय चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि जिस तरह से तमाम सारे दिग्गज अब धीरे धीरे आ रहे हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अमित शाह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जैसे ही मार्च शुरू होगा 2 मार्च को राहुल गांधी एमपी दौरे पर आएंगे। इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, विश्लेषण होगा। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अजय सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में डॉक्टर रोहित नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस, रोहित जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन भट्ट साहब आपका भी स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी आपके पास में आता हूं। अमित शाह जी आ रहे हैं 25 तारीख को, और अभी छत्तीसगढ़ भी गए थे। कई तरह के मंत्र, कई तरह के टिप्स वो दे के गए थे। और जब मध्य प्रदेश में 25 तारीख को आएंगे, ग्वालियर भी वो जाएंगे, वो खजुराहो भी जाएंगे, वो भोपाल भी आएंगे। किस तरह की चीज़ें हैं और कौन सी ऐसे टिप्स है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको लगता है कि नहीं अमित शाह जी आ रहे हैं और आप लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं कि नहीं इसकी अब की बार तो 29 में से 29 जीतेंगे, क्या उसी की दिशा में मान लिया जाए अमित शाह का ये दौरा? देखिए राजेश जी, मध्य प्रदेश में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें जीतने में कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और प्रत्येक कार्यकर्ता इस मिशन में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके और अपनी रीति नीतियों के साथ उनको जोड़ के हम अपना मत प्रतिशत बढ़ा सके। मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां 40% मत मिले, भारतीय जनता पार्टी को 48% से ज्यादा मत मिलना एक बहुत बड़ा अंतर केवल 2 महीने पहले विधानसभा में, जबकि मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी 8% मतों का अंतर किसी विधानसभा चुनाव में नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। हमारे नेता जनता के बीच में अपनी बात पहुंचा रहे हैं, मुद्दे पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी परसों 25 तारीख को मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। ग्वालियर में क्लस्टर की में बैठक लेंगे, उसके बाद खजुराहो में, जो कि बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण इलाका है,
वहां बुंदेलखंड की क्लस्टर की बैठक लेंगे, साथ ही राजधानी भोपाल में आकर हितग्राहियों से भी मिलेंगे और प्रबुद्ध जनों का एक सम्मेलन करेंगे, क्योंकि प्रबुद्ध जनों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ उसे मजबूती से रखना चाहती है। साथ ही 25 तारीख से और 4 मार्च के बीच में पूरे मध्य प्रदेश में हितग्राही संपर्क अभियान भी चालू किया जा रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, हितग्राहियों से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की बात करेंगे। मोदी जी ने जिस तरह का विजन दिया है, उसी विजन को लेकर मोदी जी भी मध्य प्रदेश आने वाले हैं और मध्य प्रदेश और देश के हालात में कोई अंतर नहीं है। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत भी रही है और इस बार मतों का अंतर बहुत अधिक होने वाला है, इतना अधिक होगा जो इतिहास में कभी ना रहा हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह निश्चिंत है, जनता हमारे साथ है, हमारे नेता डॉक्टर रोहित नायक जी वो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि वोट परसेंटेज की हम बात करें, हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले भी लगातार भारतीय जनता पार्टी उस मिशन पर लगी रही कि कैसे वोट शेयर को बढ़ाया जाए और 41% जब 2018 में मिला था उसको 51, और बहुत हद तक वो कामयाब हुए। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का ठीक है, विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो उतना कम नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वही रिपीट हुआ है। लेकिन अब चैलेंज आप नहीं मानते कि चैलेंज इस बात को लेकर है कि कैसे वोट शेयर हमारा बढ़े? दूसरी तरफ अब मुकाबला, अगर अमित शाह हैं, फिर पीएम नरेंद्र मोदी हैं और आपके नेता 2 तारीख से वो भी एंट्री मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राहुल गांधी के आने से जो बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, किस तरह से स्टैंड करेगी कांग्रेस बीजेपी के सामने इस लोकसभा चुनाव में? राजेश जी, पहले तो बीजेपी पुरानी चेहरे नए, मेरा अजय जी को प्रणाम, बहुत दिनों बाद उनसे चर्चा हो रही है, मुझे पता नहीं था वो बीजेपी भी शामिल हो गए जी। देखिए, बीजेपी की जो भी रणनीति रही हो, जिस तरीके से बीजेपी अभी तक तथाकथित रूप से चलती आ रही है, हमें ये समझना होगा कि काल समय परिस्थिति के हिसाब से समझ और समाज दोनों ही बदलते रहते हैं। जब ये 70 साल रुदन करते रहे, आज भी करते हैं। जब बीजेपी के पैनलिस्ट साथी हमारे साथ बैठते हैं तो वो एक तरह से अपना दुख व्यक्त करते हैं कि किस तरीके से 70 वर्ष उनके एक दो इक्का दुक्का लोग जीत कर आते रहे और संसद में उनको स्थान जनता ने नहीं दिया। तो इस तरह से उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जब कांग्रेस ने 70 वर्षों में देश को खड़ा किया और यहाँ पर IIM, IITs, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा संस्थान और भी इस तरह के विकास कार्य किए, सड़कें बनाई, नए रेल ट्रैक्स डाले, रेलवे शुरू की, कई जगहों पे जहां पर प्रधानमंत्री आवास के रूप में बात करी जाए, इंदिरा आवास जिसको कहा जाता था पहले, या फिर सड़कों को जोड़ना ग्रामों से, इस तरह के काम कई तरीके के किए गए, तकनीकी रूप से बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। अब वो सारा समय बदल चुका है। आज के समय में देश एक इस तरह के भावनात्मक एक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, जहां पर धार्मिक उन्माद जो है देश और देश में जो धार्मिक भावना है वो प्रबल रूप से निकल के आ रही है। शायद ये दबा हुआ एक उनकी भावदशा थी जनता की और देश की, जो अब भगवान राम के रूप में मंदिर बनने से शायद कुछ शांत हुई होगी और इसका लाभ सीधे तौर पे भाजपा को मिलेगा। लेकिन इसके बाद क्या, विकास की बात तो करनी पड़ेगी, बेरोजगारी की बात करनी पड़ेगी, ये बात करनी पड़ेगी कि आज महंगाई कितनी है, पहले कितनी थी, ये बात करनी पड़ेगी कि किस तरीके से सिलेंडर के दाम, डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं और भारत की करेंसी और भारत में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथ किस तरीके का उपहास और किस तरह का दमनकारी जो एक रवैया है वो अपनाया जा रहा है। निश्चित तौर पे जब बड़े नेता आते हैं तो जो राजनीतिक दल है उनके कार्यकर्ताओं को एक विशेष प्रकार का एक उत्साह मिलता है और एक उनको लगता है कि शायद उनके नेता आए हैं तो कुछ और करने की गुंजाइश बनती है, कुछ और प्रदर्शन बेहतर किया जा सकता है और इस पे सतत रूप से हम प्रयास करते आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि जिस तरह की भावदशा में आज की तारीख में देश है और जिस तरह की चर्चाएं पूरे देश में चल रही हैं, जहां पर मुख्य मुद्दों को दरकिनार करके कहीं ज्ञानवापी आ जाता है, क्योंकि ये मंदिरों का सिलसिला चलता रहेगा। कभी रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी, कभी कोई एक ट्राइबल नेता लेकिन मुझे लगता है तो डॉक्टर रोहित नायक जी, आपने कहा अजय सिंह जी को लेकर कि वो कब बीजेपी में आ गए मुझे मालूम ही नहीं, लेकिन उसके बाद तो जाने कितने नेता आ चुके हैं कांग्रेस के बीजेपी में, तो ये भी देखना होगा कहीं ना कहीं कांग्रेस को। बिल्कुल देखना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, बदलती हुई परिस्थिति का मैंने काल परिस्थिति के बारे में बोला, समझ और समाज के बारे में मैंने बोला। हो सकता है कि आज कांग्रेस की इस तरह की स्थिति ना हो कि हमारे नेताओं को हम रोक पाए, उनको ये ढांढस दे पाए कि भाई आपको यहाँ पर अभी भले ही समय खराब है
विपरीत है, अनुकूल नहीं है, लेकिन इन परिस्थिति को बदला जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि इस बात को सिद्ध करने में, इस बात को समझाने में, इस बात के संवाद में हमारे बीच में भी कुछ कमी रही हो, इस बात से चलिए बेहतर बात। लेकिन ये बात भी सही है कि जी, लेकिन के उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं लोग, तो आज पलड़ा बदल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या आगे। सीधे चेतन भट्ट साहब के पास में आता हूँ। चेतन भट्ट साहब, सीधा सा सवाल कि अब जो रण है पूरी तरीके से सजने लगा है, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, लगता है कि जिस तरह से चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह की हम बात करें, कोई भी अब इलेक्शन होता है वो शुरुआत लगभग एमपी से ही होती है। एक ऐसा पॉइंट एमपी को बना लिया गया है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो एक बार फिर राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो के जरिए आए थे, अब उसमें न्याय और जुड़ गया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। सर किस रूप में देखें, क्योंकि अब लगातार हम 10 दिनों पर नजर डालें, लगातार यात्राएं चलेंगी, क्या एक बेहतर विकल्प कांग्रेस बन पाएगी? क्योंकि अगर 2019 का परफॉर्मेंस हम देखें तो काफी अंतर, वो 28 सीट, वो 1 सीट, वो कह रहे हैं कि अब तो हम 29 में ही जीतेंगे। किस रूप में देखें सर पूरे समीकरण को लोकसभा के? देखिए राजेश जी, ये मध्य प्रदेश को इसलिए केंद्र बिंदु में रखा जा रहा है क्योंकि पूरे 29 सीटें जीतने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, उसके लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत है। और इसी के तहत कमलनाथ जी की भाजपा में एंट्री को लेकर बहुत लंबे समय तक, 3-4 दिनों तक जो माहौल क्रिएट हुआ है, वो एक अलग बात है कि प्रादेशिक नेतृत्व ने इसका विरोध किया, और चूंकि उन पर इस तरह का आरोप है कि वो सिख दंगों के आरोपी हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर खींचने पड़े, पीछे करने पड़े। लेकिन कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में एक बुनियादी फर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से भी कोई चुनाव होता है, उसके तत्काल बाद से दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाए। अभी आप देखिए कि कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अभी अपनी कार्य समिति नहीं बना पाए। हमारे जबलपुर के जो महापौर थे कांग्रेस के, जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो महापौर भी थे और नगर अध्यक्ष भी थे, वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ कोई नए अध्यक्ष की घोषणा हुई है, ना उनकी एमआईसी बन पाई है। तो ये जो ढीलापन है कांग्रेस, ये उसको कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। हर चीज का निर्णय हाईकमान से होगा। भाई ये तो प्रादेशिक नेतृत्व के ऊपर निर्भर करना चाहिए कि अगर जिले में कोई नगर अध्यक्ष नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आज की तारीख में ये हो रहा है कि अगर कलेक्ट्रेट से कोई लेटर जाता है तो वो किसके हाथ में दिया जाए। वो खुद ऊहापोह में कि हम, जब आपका कोई नगर अध्यक्ष नहीं है, ना आपने किसी को अधिकृत किया है पत्र लेने के लिए, तो किसको दिया जाए। तो ये जो दिक्कतें हैं कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, जगत प्रकाश नड्डा जी भी आएंगे, लेकिन सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा भर मध्य प्रदेश से गुजर रही है। वो भी 7 दिन तक गुजरेगी और अलग अलग स्थानों से गुजरेगी। जबकि होना यह चाहिए था कि बहुत पहले से, जैसे ही विधानसभा में आपको जो करारी हार मिली थी, उसके बाद से आपके वरिष्ठ नेताओं को मध्य प्रदेश का दौरा या दूसरी जगह का दौरा करना चाहिए था। लगातार बड़े बड़े नेताओं को, देखिए वो सही कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि जब कोई बड़ा नेता आता है तो छोटे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का वातावरण बनता है। शहर में भी एक माहौल बनता है, वो होर्डिंग लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, भाषण होते हैं, लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन ये कांग्रेस में पता नहीं किस बात की एक ढीलापन है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह से निर्णय नहीं लिए जाते हैं और उसको लिंगर ऑन किया जाता है। उसके कारण कांग्रेस की जो वर्तमान में हालत है, उसके पीछे एक कारण ये भी है। दूसरी बात, जो मुद्दे उठाते हैं निश्चित तौर पे वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही, चाहे वो बेरोजगारी के हो, चाहे महंगाई के हो, चाहे आपके पेट्रोल की कीमतों के हो, चाहे और भी जनता से। लेकिन जो राम मंदिर का एक मुद्दा है, उसने इन तमाम मुद्दों को गौण कर दिया। और जब कांग्रेस की तरफ के शीर्ष नेतृत्व ने जब राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार किया, तो भारतीय जनता पार्टी के तो हाथ में लड्डू आ गए। उन्होंने पूरे देश में इस तरह से उसको प्रचारित कर दिया कि ये जो कांग्रेस है ये राम की विरोधी है। तो ये जो एक धार्मिक आस्थाओं का जो घालमेल इस समय चल रहा है राजनीति में, ये राजनीति के लिए भी खतरनाक है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज का श्रेय लिया, ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय के आधार पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी, हम तो बरसों से इस बात को कह रहे थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे, और उसका मौका मिल भी गया, उन्होंने निर्माण भी कर दिया।
तो ये जो तमाम चीजें हैं, अभी आप देखिए कि मथुरा की बात चल रही है, ज्ञानवापी की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता की नब्ज को पकड़ लिया है। वो समझ गए हैं कि ये बहुत धार्मिक आस्थाओं वाला देश है, और विशेषकर राम हो या कृष्ण हो, इनके प्रति लोगों में अगाध विश्वास है, अगाध आस्था है। और ऐसे वक्त पे, ऐसे ऐन मौके पर अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने और शीर्ष नेतृत्व ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया, तो मुझे लगता है ये बहुत ऐतिहासिक भूल है, और इसका दुष्परिणाम निश्चित तौर पे कांग्रेस को भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रचारित किया भारतीय जनता पार्टी ने कि ये राम के विरोधी हैं, और दुनिया भर के उन्होंने उदाहरण दे दिए कि इन्होंने तो ये भी कहा था कि राम काल्पनिक है। तो ये लोग, प्रचार तंत्र इनका इतना जबरदस्त है भारतीय जनता पार्टी के, उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाती। तो कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ा संकट ये है कि उनके नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो रही। कौन कब कूद के भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ ले, कोई नहीं कह सकता है। कमलनाथ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नकुलनाथ के बारे में भी सुना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो जा ही चुके हैं। अभी एक अखबार में खबर आई है कि पिछले 10 सालों में 6000 से ज्यादा कांग्रेसी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये जो स्थितियां हैं, ये शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हमसे लोग बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कर रहे हैं, और यही सारी चीजें कांग्रेस के सामने में। एक बार फिर अजय सिंह यादव जी के पास में आ जाता हूं। अजय सिंह यादव जी, बिल्कुल ये सही है कि इस समय जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि आप उन मुद्दों को ही लेके जनता के बीच में ज़्यादा प्रचारित कर रहे हैं, चाहे राम मंदिर का हो या फिर अन्य जो धार्मिक मुद्दे हों, वो कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, इस पर आप चर्चा नहीं करते, इसकी आप बात नहीं करते। देखिए राजेश जी, जिस तरह के हालात हैं, कांग्रेस पार्टी इस समय जन भावनाओं को समझ ही नहीं पा रही है, ना जन भावनाओं के आसपास है और ना जन भावनाओं को कांग्रेस पार्टी समझती है। और बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मुख्य कारण भी यही है, क्योंकि जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो जन भावनाओं का अनादर नहीं कर सकते। आज जनता कहती है कि देश के 500 सालों का सपना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया, और ऐसे सपने को कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रण को ठुकराकर देश के करोड़ों धर्म प्रेमियों की भावनाओं को आहत किया। और ऐसे मामलों के साथ जब हम जाते हैं तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 4 करोड़ गरीबों को आवास दिए। आज जब अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं तो भोपाल में हितग्राही सम्मेलन कर रहे हैं, तो हितग्राही वही हितग्राही है जो करोड़ों लोग जिन्हें राशन मिल रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, आवास मिले हैं, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है। और अर्थव्यवस्था की बात अगर कांग्रेस करती है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया तो मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के जमाने में एमएसएमई और स्मॉल स्टार्टअप इंडस्ट्रीज 300-400 होती थी, आज लाखों की तादाद में देश में एमएसएमई और स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। तो ये सब देश को दिखाई देता है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। चलिए, वक्त की कमी, छोटे-छोटे कमेंट्स भी चाहूंगा इस राउंड में। चलिए, मैं डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में। डॉक्टर रोहित नायक जी, जिस तरह से चेतन भट्ट साहब भी कह रहे थे, क्या अब ये बेसिक चीजें हैं कांग्रेस के सामने? ठीक है, हम लगातार बात करते रहे, आपके पीसीसी चीफ बदले, जीतू पटवारी जी एक युवा नेतृत्व वहां पर मिला, आपके प्रदेश प्रभारी बदले, लेकिन जिस तरह से चीजें बहुत तेजी के साथ डिलीवर होना चाहिए थी, अभी सारी चीजें भोपाल तक ही केंद्रित नजर आ रही हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, अगर हम अमित शाह आ रहे हैं तो वो ग्वालियर भी जा रहे हैं, वो खजुराहो भी जा रहे हैं, वो भोपाल भी आ रहे हैं, और अगर पीएम मोदी के दौरे भी हो रहे हैं तो अलग अलग स्थानों पर हो रहे हैं। क्या अभी ये कमी है, या फिर एक जिस तरह का जो चेतन भट्ट साहब भी शब्द इस्तेमाल करते कि ढीलापन है, जो कसावट आना चाहिए वो नहीं? चूंकि आपकी ये स्थिति रही विधानसभा में, अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है, तो क्यों आखिर पूरे मध्य प्रदेश तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं? रोहित जी। जी, राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा बदलाव आज के समय में आया है वो ये आया है कि जिस तरीके से पूंजीवाद राजनीति में बढ़ा है, राजनीति की सस्टेनेंस, लीडर की सस्टेनेंस, पार्टी की सस्टेनेंस के लिए जो मूवमेंट्स होने चाहिए, जो ग्राफ रेस किया है बीजेपी ने इवेंट मैनेजमेंट कर करके, उसके मुकाबले मुझे लगता है कि वो इवेंट हमारे उतने मजबूत नहीं होते। इस कारण से उनका प्रोपेगेंडा और उसका प्रोपोगेशन
इस तरीके से समाज के बीच में, जनता के बीच में नहीं पहुंचता जिस तरीके से उसको पहुंचना चाहिए। विपक्ष की भूमिका क्या है राजेश जी? विपक्ष की भूमिका है जनता से जुड़े मुद्दों को जनता को याद दिलाना, क्योंकि जनता जो सबसे बड़ी राइट होल्ड करती है, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो मत का है, और मत देना उनकी समझ पर निर्भर करता है। आज की समझ यदि धर्मांध और एक इस तरीके की दिशा की ओर जा रही है जहां पर गौण हो गए हैं मुख्य मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है या आरक्षण का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, राजनीतिक रूप से देश में सतत ये मुद्दे जीवित रहे हैं, ज्वलंत जब हुए हैं जब जनता जागृत हुई है। आज के समय में यदि जनता इस बात को मान रही है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा इन सारे मुद्दों से बड़ा है, तो विपक्ष की भूमिका में हम जरूर गौण और कमजोर नजर आएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ना ही कांग्रेस पार्टी ने कभी भी चंदाखोरी में विश्वास किया है, चाहे वो किसी मंदिर को बनाने की बात हो या किसी मस्जिद को तोड़ने की बात हो, किसी भी इस तरीके के धार्मिक उन्माद को जन्म देते हुए उसको रोहित नायक जी, वक्त चूंकि कम है, मैं चाहता हूँ छोटा सा कमेंट चेतन भट्ट साहब का भी आ जाए, और चंदाखोरी कहना गलत होगा। चलिए चेतन भट्ट साहब के पास में एक फाइनल कमेंट्स के साथ में आता हूं। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से मैंने जब पहली राउंड में आपके पास में आया था, एक शब्द इस्तेमाल किया था कि अगर देखा जाए, केंद्रीय नेतृत्व को देखा जाए, पीएम मोदी को देखा जाए, अमित शाह को देखा जाए, पिछले कई चुनाव को देखा जाए, मध्य प्रदेश को एक केंद्र बिंदु माना गया। क्या इसका कारण यह भी है कि साउथ की तरफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, वहां उस तरह से, उस हिसाब से उसको सफलता नहीं मिली, और यही कारण है कि अब स्ट्रेटेजी यही है 2024 में कि जो हिंदी भाषी हमारे राज्य हैं, कहीं ना कहीं उनको संभाल कर रखा जाए, वहां बेहतर परफॉर्म किया जाए। छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, राजस्थान में क्लीन स्वीप की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, और यही कारण है कि लगातार जो दौरे बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी का दौरा हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हो, ये भी वजह है। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि दक्षिण में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैर जमाने की कोशिश की थी, उसमें वो सफल नहीं हो पाई, और उसको लगता है कि उत्तर भारत की जो जनता है वो हमारे मुद्दों को और धार्मिक आस्थाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा ध्यान जो है वो इन तमाम राज्यों में केंद्रित रखा है, और इसके कारण उसको फायदा भी मिला। देखिए, अभी आप जो नैरेटिव चल रहा था कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली, वो पूरी तरह से उलट हो गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हो गई जिसकी कल्पना शायद कांग्रेस ने भी नहीं की थी, और इसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी कि हमको इतना जबरदस्त बहुमत मिलेगा। यही हाल छत्तीसगढ़ का हुआ। राजस्थान में तो खैर उनको जीतने की आशा थी, लेकिन ये जो दो प्रदेश उसके हाथ से चले गए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेके बहुत जबरदस्त रूप से उत्साहित है। और मध्य प्रदेश में जहां तक लोकसभा की बात है, तो एकमात्र सीट नकुलनाथ की है, वो भी कोई बहुत बड़े अंतर से नहीं जीत उनकी नहीं है, 37-38 हजार वोटों से जीत है। तो वो ये चाहती है कि पूरे 29 की 29 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में आ जाएं। और इसी कारण से आप जो मैंने पहले भी कहा कि कमलनाथ को लेके ऊहापोह की स्थिति बन रही थी, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के बड़े बड़े नेता आएंगे और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा देंगे, तो ये बिल्कुल बेहतर बात चेतन भट्ट साहब आप कह रहे हैं। और रण में जो दिग्गज है उनकी एंट्री हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनके दिग्गजों की बात करें, तो न केवल उनका मध्य प्रदेश फोकस है, बल्कि यहाँ से अन्य जो हिंदी भाषी बेल्ट है कहीं ना कहीं वो भी फोकस है। और यही कारण है कि तमाम सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के रण में दिख रही हैं। और ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी जब 2 तारीख को आएंगे वो कितना असर डाल पाते हैं, कितना बूस्टअप कर पाते हैं अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को, ये भी देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश का जो लोकसभा का रण है, लोकसभा की जो जंग है, और उसमें अब उसकी जो तपन है, उसमें जो तेजी है, साफ दिख रही है। और यही कारण है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके दिग्गज मैदान में दिखाई देने लगे हैं या उनके आगामी समय में दौरे हैं। इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।